गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दिनांक 9/9/2021। आज से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को आज के करंट अफेयर्स में समाहित करने की कोशिश की गई है, जिससे आपके आगामी एग्जामिनेशन जिसमें आप बैठोगे उन सभी एग्जामिनेशन में आपको ये मदद पहुंचाएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आपको ये लग रहा हो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज 9 तारीख है और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन बनकर आया आपके लिए। पहला क्वेश्चन बनकर आया है, पहला करंट अफेयर्स बनकर आया है। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ना, ये चेहरा है उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की। क्या? बेबी रानी मौर्य ने, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। आप इसे जानिए। बेबी रानी मौर्य ने 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। कब? 2018 में उत्तराखंड की राज्यपाल के पद पर इन्होंने क्या लिया था? शपथ लिया था। हाल में ही इन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। आगे इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि राज्यपाल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने व्यक्तिगत कारणों के चलते क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। बेबी रानी मौर्य 2 दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी। बेबी रानी के इस्तीफे के बाद कयास लगाया जा रहे हैं कि उनको यूपी में बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ठीक है। इस इस्तीफे के बाद राज्य का 8वें राज्यपाल को लेकर भी इंतजार बढ़ गया है कि राज्य का 8वां राज्यपाल उत्तराखंड का कौन होगा बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद। चलिए आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में। बेबी रानी मौर्य के बारे में देख लीजिए। बेबी रानी मौर्य ने 28 अगस्त 2018 को उत्तराखंड राज्यपाल पद की शपथ ली थी। उन्होंने तत्कालिक राज्यपाल के पॉल की जगह ली थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में मेयर भी रही है। ये दलित नेता बेबी रानी मौर्य 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में इतमादरपुर सीट से लड़ी थी और जीत भी दर्ज की थी। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला गवर्नर थी। इससे पहले मार्केंट अल्वा अगस्त 2009 से 2012 तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी। तो ये दूसरी राज्यपाल थी कहाँ की? उत्तराखंड की, जो कल दिनांक 8 तारीख को उन्होंने इस्तीफा की घोषणा कर दी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। चलिए आगे देखिए, ये दिल्ली से एक सवाल बनकर आया है कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम क्या है? ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम सरकारी स्कूल के लिए लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा एक सरकारी स्कूलों के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसे कहा गया है बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये इसके तहत सरकार ये कह रही है कि बच्चे रोजगार लेने वाले ना हो, बच्चे रोजगार देने वाले बने। मतलब गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट पे जो डिपेंड जो बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट पे रोजगार के लिए तरसते हैं कि गवर्नमेंट मुझे जो रोजगार देंगे, वैसे नहीं बने बच्चे ऐसे बने तकनीक रूप से जो बच्चे रोजगार क्रिएट करे और दूसरे को भी रोजगार देने का क्षमता अपने पास रखे। चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। देखिए ब्लास्टर प्रोग्राम, देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को त्यागराज स्टेडियम में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के तहत राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के लिए बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि अगर देश के सभी स्कूलों में यह प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए तो जल्द ही भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए बच्चे उद्यमिता सीखेंगे। क्या सीखेंगे? उद्यमिता सीखेंगे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में उनको इतना कुशल व सक्षम बनाया जाएगा कि यहां से निकलने के बाद वे नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने वाले की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। इससे देश का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा,
आप सब इतना रखिएगा कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया दिल्ली सरकार ने, तो ये सरकारी स्कूलों के लिए लॉन्च किया गया है। और ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम क्या है, तो बच्चों को उद्यमिता बनाना और तकनीकी रूप से इतना विकसित कर देना कि बच्चा रोजगार लेने वाला ना रोजगार देने वाला बन जाए, ठीक है, जिससे भारतीय इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और भारतीय इकोनॉमिक में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भी क्या हो जाएगा, पूरा होता नजर आएगा। ऐसा वहाँ के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, और वो भी क्या है वहाँ के यहाँ के शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया ही हैं। इनके द्वारा बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है नई दिल्ली में। चलिए आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राण पोर्टल किससे संबंधित है, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो प्राण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो वायु प्रदूषण के लिए लॉन्च किया गया है। और स्मॉग टावर का भी क्या हुआ है, उद्घाटन किया गया। किसका, स्मॉग टावर का भी क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो वायु प्रदूषण के लिए प्राण पोर्टल और स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं, पेपर के माध्यम से ये अगर कंटेंट आया है आपके सामने तो थोड़ा और इसको हम देख लेते हैं। पहला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण बहाली के लिए देश भर में 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। कितना, 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे, ऐसा भूपेंद्र यादव ने कहा है। और भूपेंद्र यादव कौन है, आपको मालूम है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही कौन है, मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। इन्हीं के द्वारा वायु प्रदूषण के लिए प्राण पोर्टल और क्या स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंगलवार को गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण से बचाव के लिए आनंद विहार में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक राष्ट्रीय पोर्टल प्राण लॉन्च किया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, ठीक है, नील आसमान के लिए, स्वच्छ हवा के लिए दिल्ली में एक स्मॉग टावर का भी क्या किया है, इन्होंने उद्घाटन किया है। देखिए क्या है ये, प्राण पोर्टल लॉन्च, ये जो प्राण पोर्टल है लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि उनकी शहरी वन योजना के माध्यम से उनके मंत्रालय ने लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने की योजना बनाई है। बस आप इतना ही याद रखना, कि वायु प्रदूषण के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है। वहीं स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां किया गया है, दिल्ली में किया गया है। और यहां एक और सवाल है कि पर्यावरण बहाली के लिए देश भर में 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे, भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है, आपको मालूम होगा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय से संबंधित मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। चलिए आगे देखिए, आप ये फोटो देख रहे होंगे बच्चे का फोटो देख रहे होंगे, या बच्चे स्लेट लेकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर क्वेश्चन बनकर आया है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब, एवरी ईयर 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। विश्व साक्षरता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। कि समाज में जो लोग के प्रति जो शिक्षा को है ना, उसको सबसे पहले प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। यह दिवस बदलती शिक्षा के दौर में शिक्षकों की भूमिका को सबसे आगे लाने की कोशिश करता है। शिक्षकों की भूमिका को भी सबसे आगे लाने की कोशिश करता है। 8 सितंबर को, कब, 8 सितंबर को एवरी ईयर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए इस पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। विश्व साक्षरता दिवस की हर साल एक थीम आयोजित की जाती है। थीम इसलिए किया जाता है ताकि टारगेट रखा जाता है इसको पूरा करने के लिए। तो विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम क्या है इस बार, तो देखिए क्या है। विश्व साक्षरता दिवस 2021 का थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता। मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना विषय पर है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना विषय पर आधारित है। बता दें कि कोरोना संकट काल में बच्चे, युवाओं और वयस्कों की शिक्षा पर बुरी तरह
प्रभावित हुआ है। मतलब बच्चे हो, युवा हो, वयस्क हो, इनकी शिक्षा कोरोना काल में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसीलिए 2021 का थीम रखा गया मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना विषय पर आधारित है। देखिए क्या और पहला विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। साल 2019-10 में संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टार्ट कब की गई थी? 8 सितंबर 1966 को। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित एक यूनेस्को संस्था है, क्या चीज? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है। कहां? पेरिस में। इसकी मुख्यालय पेरिस में है। इसी के द्वारा हर ईयर 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए क्या है। भारत में साक्षरता दर क्या है आप देख लेते हैं। एक रिपोर्ट 2018 में आई थी, MHRD की रिपोर्ट। किसकी? MHRD की रिपोर्ट आई थी, शैक्षिक संख्यांकी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। शैक्षिक संख्यांकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता, भारत की लिटरेसी 69.1% है। यह संख्या गांव और शहर दोनों को मिलाकर है। यह संख्या गांव और शहर दोनों को मिलाकर कितनी है? 69.1%। ऐसा कौन सी रिपोर्ट में कहा गया है? MHRD रिपोर्ट, शैक्षिक संख्यांकी रिपोर्ट के अनुसार 69.1% है, जो गांव और शहर दोनों को मिलाकर है। ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 64.7%, जिसमें महिलाओं का साक्षरता कितना है गांव में? 56.8%। तो पुरुषों में कितना है? 72.3%। वहीं शहरी भारत में साक्षरता दर कितना है? 79.5%, जिसमें 74.8% महिलाएं पढ़ी लिखी है। वहीं 83.7% पुरुष पढ़े लिखे हैं। आप ये डाटा याद रखिएगा, किसके रिपोर्ट के अनुसार? MHRD रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में साक्षरता दर कितनी है। चलिए 2011 पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब से चालू हुआ है ये? 1966 से एवरी ईयर विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे शुरू हुआ है। साक्षरता क्या होता है? हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं लिटरेट हो गया, साक्षर हो गया। इसका क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति, साक्षरता शब्द का मतलब साक्षर से आया है, जिसका अर्थ होता है पढ़े और लिखे में सक्षम। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़कर लिखने में अगर सक्षम हो जाता है, पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाता है, तो वह चीज साक्षर मान लिया जाता है। विश्व के सभी देशों में समाज के हर वर्ग तक शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत हुई। देखिए, भारत में साक्षरता दर विश्व साक्षरता दर से 84% कम है। कितना? 84% कम है। साल 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है? देखिए कितनी है? 74.4%। वहीं 1947 में देश की साक्षरता दर मात्र 18% थी। वहीं देश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? केरल का है, जहां 93% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 96%, वहीं महिला की साक्षरता दर 92% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जहां 63.82% लोग साक्षर है। उत्तर प्रदेश 5 सबसे कम साक्षर वाले राज्य में की श्रेणी में आता है। आप ये भी डाटा याद रखोगे, मैं PDF के रूप में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस सबको। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया था, अब भी करवा रहा हूं। देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार की घोषणा कर दी है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, जो तालिबान के द्वारा नियुक्त की गई है। तो आप इसको जान लीजिए। ये जो आपको चेहरा दिख रहा है ना, ये जो आपको चेहरा दिख रहा है, ये है प्रधानमंत्री जो भी घोषित किए गए हैं अफगानिस्तान का, जिसका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ये तो चेहरा आपको दिख रहा है ना, ये है उप प्रधानमंत्री जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार। ठीक है, और ये जो चेहरा दिख रहा है, ये अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया है मुल्ला याकूब को। और ये जो चेहरा आपको दिख रहा है गृह मंत्री है सिराजुद्दीन हक्कानी। तो आप इसे याद रखिएगा। अफगानिस्तान की 33 सदस्यीय वाली कार्यवाहक सरकार का ऐलान 33 सदस्यीय कार्यवाहक सरकार का ऐलान कर दिया गया है।
तो आप प्रधानमंत्री का नाम याद कर सकते हैं, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, और उप प्रधानमंत्री है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, ठीक है। और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब, और यह गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी। आगे बढ़ो, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 74 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 74 वर्ष बाद, 74 वर्ष बाद आईटीबीपी, 74 वर्ष बाद आईटीबीपी, क्या चीज? आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब आईटीबी के द्वारा फतह की बलवाला चोटी, 74 वर्ष बाद जो आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, इन्होंने बलवाला चोटी को क्या किया है? फतह किया है। आप ये फोटो देख रहे होंगे, फतह करने के बाद इन्होंने फोटो खिंचवाया और इसको पब्लिक किया। अब ये क्या है, सो अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बलवाला चोटी है कहां। देखिए फतह करने के बाद जश्न मनाते भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल, भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस के जवानों ने चमोली जिला, कहां? उत्तराखंड चमोली जिला में समुद्र तल से 6416 मीटर ऊंची माउंट बलबला पीक, कहां? चमोली जिला में है, उत्तराखंड में है बलबला पीक, को फतह करने के बाद सफलता पाई है। ठीक 74 वर्ष बाद आईटीबीपी के जवानों ने यह कारनामा करके दिखाया है, ठीक है, कारनामा करके दिखाया है। आप इसे भी याद कर सकते हैं, बस इतना ही याद कीजिए, बस आपके लिए काफी है कि बलबला पर्वत कहां है? बलबला पर्वत चमोली जिला उत्तराखंड में 74 साल बाद आईटीबीपी ने यह फतह हासिल की है। आईटीबी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इसका हेडक्वार्टर कहां है आईटीबीपी का? आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली, इंडिया में, ठीक है। और आईटीबीपी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1962 को। कब? 24 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ था? आईटीबीपी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और हां, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, संजय अरोड़ा है। कौन है? संजय अरोड़ा है ना, अरोड़ा, संजय अरोड़ा इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल। और इसके हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। 24 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए आगे देखिए, बाड़मेर एनएच बना हवाई पट्टी, बाड़मेर एनएच बना हवाई पट्टी, होगी मिलिट्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तो बाड़मेर है कहां और ये कहां पर है और क्या बनाया गया है, आप इसको देखिए। और क्या लिखा गया है कि बाड़मेर एनएच बना हवाई पट्टी, होगी मिलिट्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। फोटो आप देख रहे होंगे और आगे पढ़कर आपको मैं सुनाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। बाड़मेर एनएच पर अब भारतीय वायुसेना, बाड़मेर एनएच पर अब भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करा सकेगी। बुधवार को सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। इस पर सवार भी होंगे। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि खबर के मुताबिक 3.5 किलोमीटर, कितना? 3.5 किलोमीटर लंबी इस हवाई पट्टी को विकसित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के साथ मिलकर इस पर काम किया है। और बाड़मेर, देखिए गौर कीजिएगा, राजस्थान के बाड़मेर कहां है? राजस्थान के बाड़मेर के अलावा जालोर जिले में भी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है? भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और बाड़मेर है कहां? तो राजस्थान में। के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 रनवे का भी क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा, ठीक है। इन रनवे पर विमान भी पार्क हो सकेंगे, ये आप याद रखिएगा। देखिए इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन, इसी पर आधारित है। देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए, देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज, मतलब आज क्या होगा? देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज। वही क्वेश्चन है यहां पर। देखिए, देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से
हरकुलस में सवार होकर इस हाईवे पर क्या करेंगे, हाईवे पर उतरेंगे। क्या है, चीन के बाद पाकिस्तान बॉर्डर के पास लैंड हुए हरकुलस और सुगोई। क्या है, देखिए वही क्वेश्चन है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को भारत पाक बॉर्डर में स्थित बाड़मेर जालोर बॉर्डर, जो कहां है, राजस्थान में, कहां, राजस्थान में बॉर्डर जालोर, ये बाड़मेर जालोर बॉर्डर के अरगावा में बनी इमरजेंसी हाईवे हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। दोनों मंत्री हरक्यूलिस में सवार होकर नवनिर्मित हाईवे पर उतरेंगे। यह बुधवार को वायुसेना के विमानों ने क्या कहते रिहर्सल किया था। पाक बॉर्डर से 40 किमी दूर क्या था, सुगोई, मतलब इस तरीके से आप इतना याद कर सकते हैं आप इसको कि जो बाड़मेर जो खासकर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया वो किस जिला में है, तो वो राजस्थान में है। और देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज किया जाएगा। यह देश का पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। कहां है, बाड़मेर, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे क्या है ये क्वेश्चन। देश में पहली बार निजी कंपनी बनाएंगे सेना के एयरक्राफ्ट। अच्छा क्वेश्चन है जी। देश में पहली बार निजी कंपनी बनाएंगे सेना के एयरक्राफ्ट। 56 विमान खरीदने को मंजूरी। कितने, 56 विमान खरीदने को मंजूरी। 4 साल में मिलेंगे 16 विमान सहित 40 का निर्माण देश में। मतलब 56 में से 40 का निर्माण देश में होगा और 16 का क्या किया जाएगा, दूसरे कंट्री से मंगवाया जाएगा। ये क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स में इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, केंद्र सरकार ने वायुसेना के पुराने विमानों को जगह नए परिवहन विमान मुहैया कराने का फैसला लिया है। सरकार स्पेन की कंपनी, किसकी, सरकार स्पेन की कंपनी एयरबस किसकी, कहां की कंपनी है, स्पेन की कंपनी है। उससे 56 ट्विन टेब्रोप्रॉप C-295 विमान खरीदेगी। ठीक है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने 16 विमान खरीदे जाएंगे, जबकि 40 का निर्माण भारत के एयर स्पेस प्रमुख टाटा के साथ कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा। मतलब यह टाटा के द्वारा किया जाएगा 40 का निर्माण और 16 विमान की खरीद भारत कहां से करेगी, बाहर से करेगी। ठीक है, यह जानकारी किसने दी है, मंत्रालय ने कहा है कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें निजी कंपनी भारत में सैन्य विमान का निर्माण करेगी। ठीक है, निजी कंपनी कौन, टाटा। ठीक है, जिसका देख रहे हो आप, देखो टाटा के साथ कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा। क्या चीज, क्या दिखा है, भारत में एरोस्पेस प्रमुख टाटा के साथ कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा 40 विमान का निर्माण और 16 का निर्यात बाहर कंट्री से किया जाएगा। ये आप पीडीएफ के रूप में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष क्या बने हैं, लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ये है लालपुरा, इनको बनाया गया है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा, क्या नाम पूरा, इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा संसद के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था 1992 में। कब, 1992 में एक अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1993 में इस अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कर दी गई थी। और अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद सरदार अली खान। कौन, मोहम्मद सरदार अली खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। और इसके मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। और अल्पसंख्यक आयोग के भी मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में ही। ठीक है, चलिए, और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में। कब, 12 अक्टूबर 1993 में। आगे देखिए, अरुण कुमार सिंह ने संभाला बीपीसीएल के चेयरमैन का पद। कौन सा, अरुण कुमार ने, किसने, अरुण कुमार ने क्या संभाला है, बीपीसीएल का पद। बीपीसीएल, और बीपीसीएल का मतलब समझते हैं आप,
बीपीसीएल का मतलब क्या होता है, देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके चेयरमैन का पद किसे मिला है? अरुण कुमार मिश्र को मिला है। और इनका बीपीसीएल का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। ठीक है, कहां है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1952 में की गई थी। अरुण कुमार सिंह को क्या बनाया गया? बीपीसीएल के चेयरमैन। यह आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। चलिए आगे। 9 बार रहे विधायक, स्पीकर व मंत्री रहे सदानंद सिंह। सदानंद सिंह, बिहार के सदानंद सिंह का कल निधन हो गया। इससे आपका प्रश्न बनकर आ सकता है। 1969 में पहली बार कमला गांव से बिहार के विधानसभा के सदस्य हुए थे निर्वाचित। कहलगांव कहां है? कहलगांव? भागलपुर में। कहां? भागलपुर में। वहीं से ये चुनकर आए थे क्या? 1969 में पहली बार चुनकर आए थे क्या? विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। कौन? सदानंद सिंह। 9 बार रहे थे विधायक। कितनी बार? 9 बार विधायक रहे थे, स्पीकर भी रहे थे और मंत्री भी रहे थे। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, थोड़ा डिटेल्स में आप इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो सदानंद सिंह, जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो बिहार से संबंधित थे। वो 9 बार विधायक, स्पीकर, वो मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, T20 पर क्वेश्चन बन के आया। T20 विश्व कप, विकेट कीपर ईशान किशन टीम में धोनी होंगे मेंटर। मतलब धोनी होंगे मेंटर, यानी आप समझ रहे हैं, धोनी को एक एज ए मेंटर के तौर पे इस टीम में शामिल किया गया है। धोनी टीम को गाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा अनुमान, मतलब ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रवि शास्त्री है, उनका टेन्योर इसी साल समाप्त होने वाला है। कहीं धोनी ही अगले कोच के रूप में उभरकर, भारतीय कोच के रूप में उभरकर ना आए। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आप इतना रखिएगा कि जो T20 विश्व कप की जो चयन हुई है, उसमें धोनी होंगे क्या चीज? मेंटर। और याद रखिएगा, ये कहां आयोजित किया जाएगा T20 विश्व कप? ये T20 विश्व कप यूएई, कहां? यूएई। और कहां? ओमान में। कहां? यूएई और ओमान में इसको क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। और ओमान की राजधानी मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो ये जो विश्व कप है, T20 विश्व कप, ये यूएई और ओमान में आयोजित की जाएगी। और ये मैच कब से होगा? 17 अक्टूबर से होगा। और भारत अपना पहला मैच ही 24 अक्टूबर को किसके साथ खेलेगा? पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, आज का एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए था। ये पीडीएफ के रूप में आज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो भी पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।